जून 1963, 1963। ये ऐसा दिन था जिस दिन फिल्म फेयर पुरस्कारों के इतिहास में कुछ अलग होने जा रहा था। वो ऐसा भी दिन था जिसमें कोई भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन जो है वो खुश नहीं थी, एक को छोड़कर, और वो एक्ट्रेस थी मीना कुमारी। कारण ये था कि उससे पहले और उसके बाद फिल्म फेयर पुरस्कारों के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ था कि बेस्ट एक्टर या बेस्ट अभिनेत्री के जो नॉमिनेशंस हैं वो केवल एक ही इंसान को गए हों। लेकिन 1962 की 3 फिल्मों के लिए, हालांकि अब फिल्म फेयर पुरस्कारों के जो नॉमिनेशंस होते हैं वो 5 फिल्मों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उस दौरान 3 फिल्मों के नॉमिनेशंस होते थे और 1962 की 3 फिल्मों के नॉमिनेशंस जो है केवल मीना कुमारी के नाम रहे। ये 3 फिल्में थी मैं चुप रहूंगी, आरती और साहिब बीवी और गुलाम। और जैसा कि तय था, पुरस्कार तो मीना कुमारी को ही मिलना था, सो उन्हें मिला भी साहब बीवी और गुलाम के लिए। उस साल ये पुरस्कार उसी फिल्म के लिए वी के मूर्ति साहब को भी मिला था, उनके कैमरा वर्क के लिए, और अबरार अलवी को इसके डायलॉग के लिए। इसके अलावा जो 2 फिल्में थी, जैसा हमने पहले ही बताया कि एक था मैं चुप रहूंगी और दूसरी थी फणी मजुमदार की आरती। इसमें मीना कुमारी ने एक डॉक्टर का पात्र निभाया था। इस फिल्म में जो है गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे, और इस फिल्म की एक गजल है, जब आप उसे सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि वो फिल्म आरती के उनके चरित्र से कितना मेल खाता है ये तो एक दूसरा सवाल है, लेकिन मीना कुमारी की जो शख्सियत थी, जो उनकी खूबसूरती थी अंदर और बाहर, एक बहुत अच्छे इंसान की और एक बेहद मुकम्मल अभिनेत्री की, ये गजल जो है उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। इस गजल के एक अंतरे में वो लिखते हैं, गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे, 100 बार झिलमिलाए शमा आफताब की, अब क्या मिसाल दूं, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारी शबाब की। वैसे ये गजल उन पर लिखी गई थी और उनके जो फिल्म में निभाए उस पात्र के लिए लिखी गई थी, और फिल्म इंडस्ट्री में लगभग सभी बड़े गीतकारों ने, शायरों ने मीना कुमारी के फिल्मों पर, उनके कैरेक्टर्स पर जो वो प्ले कर रही थी उस पर बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। लेकिन एक बात जो दूसरी अभिनेत्रियों से उन्हें अलग करती थी और जो शायरों के साथ उनका एक मेल रखती थी, वो ये था कि वो खुद भी एक बेहद अच्छी शायरा थी। मीना कुमारी ने काफ़ी गज़लें, नज़्म और शायरी लिखी हैं, उनका अपना एक संकलन भी है। 1971 में उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ था। मीना कुमारी लिखने के अलावा वो गुनगुनाते भी बहुत अच्छा थी, उनका तलफ़्फ़ुज़, उनका उच्चारण भी बेहद अच्छा था। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी तरीके का जो वॉइस मॉड्यूलेशन था, आवाज़ का जो उतार चढ़ाव था, उनके जैसा और किसी का कभी नहीं रहा। मतलब शी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। इसलिए जब वो गुनगुनाती थी तो वो और भी खूबसूरत लगता था। इसलिए 1971 में ये जो एल्बम आया था आई राइट आई डिसाइड, उसमें उनकी कई गज़लें हैं जिसको ख़याम साहब ने कंपोज किया था और मीना कुमारी ने उसे गुनगुनाया भी था। उसमें उनकी एक बहुत खूबसूरत गज़ल चांद तन्हा है आसमां तन्हा उन्होंने गुनगुनाया है। उसके एक हिस्से में वो लिखती हैं, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकां तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। मीना कुमारी कैफी आज़मी साहब को अपना गुरु मानती थी। वो खुद भी नाज के नाम से लिखा करती थी और इस बारे में कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है कि ऑफिशियली किस समय से, किस साल से उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन ये बात ज़रूर दर्ज है कि वो बेहद अच्छा लिखती थी। घर में भी लिखने पढ़ने का माहौल था, इसलिए कि उनके पिता अली बख्श जो थे वो पारसी थिएटर में काम करते थे, एक्टिंग भी करते थे, गीत लिखते भी थे, गुनगुनाते भी थे। माँ इकबाल बेगम थी, वो भी एक्टिंग करती थी, लेकिन बावजूद इसके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं थी। उसे
अच्छी नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को खराब कहना ही शायद बेहतर हो, क्योंकि हालत ये थी कि जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो कुछ समय के लिए अली बख्श उनके वालिद उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे, इसलिए कि डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। हालांकि कुछ समय के बाद तो उन्हें ये महसूस भी हुआ, वो जाकर मीना कुमारी को वापस ले आए। लेकिन शायद ये मीना कुमारी के जीवन के कुछ ऐसे इंसिडेंसेस रहे हैं जिनकी कोई वापसी नहीं हुई। 1933 में उनके जन्म से लेकर 1972 तक, उनकी मौत तक, उन पर जो लेबल लगते रहे कि ट्रेजेडी क्वीन रही हैं या उनमें बेरीफमेंट था, ये सारी चीजें उनकी नज़मों को पढ़कर और उनकी जिंदगी में एक दफा झांक कर ऐसा लगता है इन सब की शुरुआत बचपन से हो गई थी, और खासकर शायद अनाथ आश्रम में छोड़ने और वहां से वापस आने के लिए ये सिलसिला शायद वापस आ गया, लेकिन वो शायद इस चीज को लेकर कभी जीरो पर नहीं लौटी। अपनी एक गजल में वो लिखती हैं, अजनबी देश के रास्तों पे भटकते राही, मैंने सोचा है कि आज तुझे खत लिखूं, आज लिखूं कि सुलगते हुए अरमानों में कितने जहरीले सुबक तीर चुभा करते हैं, कैसे धुंधलाई हुई रात में बेबस आंसू डर के तन्हाई से थम थम के बहा करते हैं, झुंझलाहट में तुझे भूलने की कोशिशें भी की, कैसे फिर लौट भी आने की दुआ करते हैं, कैसे मासूम बिलखते हुए एहसानों से नाम ले ले के तेरा लोग हंसा करते हैं। मीना कुमारी की गज़लों का जिक्र करना और उनके उस्ताद या उनके गुरु कैफ़ी आज़मी की नज़्म का जिक्र ना करना, ये तो गुस्ताखी हो जाएगी। खासकर कैफ़ी साहब की एक वो गज़ल जिसने मीना कुमारी को पाकीज़ा में साहिब जान के रोल में अमर कर दिया था। इस गज़ल में कैफ़ी साहब लिखते हैं, शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। घर पे फिल्मी माहौल होने की वजह से उनके पिता अली बख्श अक्सर मीना कुमारी को फिल्मों के सेट पर ले जाया करते थे। उनकी सोच ये थी कि शायद कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर मीना को एज चाइल्ड आर्टिस्ट जो है अपनी फिल्मों में ले लेगा, और इससे कम से कम घर की जो गुजर है वो चलती रहेगी। और जब मीना 6 साल की थी 1939 में, तब विजय भट्ट, जो आज के फिल्म मेकर विक्रम भट्ट, उनके दादा जो थे, उन्होंने मीना कुमारी को देखा और अली बख्श से कहा कि ठीक है, मैं इन्हें अपनी फिल्म में एक रोल दे देता हूँ। वो फिल्म थी 1939 में रिलीज़ हुई लेदर फेस। लेदर फेस के बाद मीना कुमारी ने बहुत सारी फिल्में जो है विजय भट्ट साहब के साथ की, और ये जो नाम मीना है, शुरू में फिल्मों में उनका नाम बेबी मीना था, ये नाम भी विजय भट्ट साहब ने उन्हें दिया था। और इस तरीके से 1939 से लेकर 1945 तक मीना कुमारी जो है बेबी मीना के नाम से फिल्मों में रोल करती थी। 1946 में जो है 1946 में एज लीडिंग लेडी, एज हीरोइन, उन्होंने फिल्मों में अपनी दूसरी पारी शुरू की। ये फिल्म थी बच्चों का खेल। 1946 से लेकर, जिसमें उनकी फिल्म बच्चों का खेल रिलीज हुई थी, 1972 तक जो उनकी आखिरी फिल्म जिस साल आई थी, और वो पाकीज़ा नहीं थी, वो दूसरी फिल्म थी, उस फिल्म पर हम आएंगे। लेकिन इतने सालों में ये जो पूरा स्पैन था मीना कुमारी का इंडस्ट्री में ही बीता, और इस पूरे समय में ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं था, ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं था, ऐसा कोई राइटर नहीं था जो मीना कुमारी का मुरीद ना हो और जो उनके लिए कैरेक्टर लिखना न चाहे या जो उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट न करना चाहे। बावजूद इसके कि मीना कभी भी बहुत अच्छी डांसर नहीं थी, लेकिन उनकी एक्टिंग का जो प्रावस हम कहते हैं, या उनका जो EQ हम कहते हैं आज, जैसे इमोशनल क्वोशेंट, वो इतना अच्छा था कि आपने पन्ने पर क्या लिखा है उससे वो 10 गुना शायद बढ़ा के वो स्क्रीन पर बिल्कुल वो मैजिक कर देती थी, और वो मैजिक उन्हीं के साथ आया और उन्हीं के साथ ख़त्म भी हो गया। आप मीना कुमारी की फिल्मों का अंदाज़ा या उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस तरीके से समझिए कि उस दौर में और आज भी इंडस्ट्री का रिवाज है कि जो हीरो होता है उसकी समझ से और उसकी कैरेक्टर को सोचकर फिल्म का म्यूज़िक और लिरिक्स कंपोज किया जाता है। सबके अपने अपने चॉइसेस रहे हैं। राज कपूर के लिए शंकर जयकिशन रहे हैं, नासिर हुसैन के लिए
राहुल देव बर्मन रहे हैं, शाहरुख खान के लिए प्रीतम चक्रवर्ती रहे हैं, ऐसा है। लेकिन मीना कुमारी उन बहुत हैंडफुल ऑफ एक्ट्रेसेस में से थी जिनको सोचकर उनकी फिल्मों के गीत लिखे जाते थे और कंपोज किए जाते थे, और सारे आला शायर और गीतकार इंडस्ट्री के उन्होंने उनके प्लेड कैरेक्टर्स के लिए लिखा है। अगर एक लाइन में हम इसे कहना चाहें कि अगर मीना कुमारी लेजेंड थी तो उनकी फिल्मों के जो गीत हैं वो लेजेंडरी थे। उदाहरण के लिए कुछ गीत हम देखते हैं। ये पुरनूर मंजर, ये रंगीन आलम, ये महकी नशीली हवाओं का परचम, खुदा की कसम खूबसूरत ना होता अगर इसमें रंगे मोहब्बत ना होता। या दिल अपना और प्रीत पराई में शैलेंद्र का लिखा गीत, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये। मीना कुमारी के लिखे हुए में जब हम उनकी गज़लों को देखते हैं और गज़लों से ज़्यादा उनकी नज़मों को देखते हैं तो रुमानियत के अलावा एक चीज़ जो बार बार आती है वो है अकेलापन, वो है तन्हाई, वो है एक तरीके का एस्ट्रेंजमेंट। ये कहना मुश्किल है कि क्या ये उनके निकाह से पहले भी उनके लिखने का यही बेंट था या ये बाद में रहा। हालांकि उनका जो निकाह है वो 18 साल की उम्र में ही हो गया था। कमाल आमरोही से उनका परिचय पहले से था, फिल्मों के थ्रू वो एक दूसरे को जानते थे, और निकाह के बाद काफ़ी समय तक के उन्होंने जो है इस बात को दोनों ने अपने तक ही रखा। शायद एक बात ये भी थी कि कमाल पहले से शादीशुदा थे। कुछ महीनों बाद उन्होंने घर में बताया, फिर वो कमाल आमरोही के साथ उनके घर रहने चली गई, फिल्में बनती रही। मीना कुमारी की तरह कमाल आमरोही जो है उन्हें भी लिखने पढ़ने का बेहद शौक था। कमाल आमरोही की शायरी की समझ आप इसी से समझिए कि कैफ भोपाली जैसे बहुत बड़े शायर जो थे, जिनको पूरी इंडस्ट्री जो है बाहें फैलाए इनवाइट करती थी कि आप आइए और कैफ साहब हमारी फिल्मों के लिए लिखिए, वो कभी नहीं आए। कैफ भोपाली ने फिल्मी गीत जितने भी लिखे हैं उन्होंने केवल कमाल आमरोही के फिल्मों के लिए लिखे हैं, और इस बात को समझते हुए कि कमाल की जो शायरी की समझ थी वो कमाल की थी। मीना कुमारी की बातों का जिक्र करते हुए कमाल की शायरी का जिक्र न करना ये भी गलत होगा। पाकीज़ा फिल्म में एक गीत है, मौसम है आशिकाना, अगर आपको ध्यान हो ये कमाल आमरोही का लिखा हुआ है। इसके अलावा शंकर हुसैन फिल्म में कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, वो भी गीत उनका लिखा हुआ है। कभी वक्त निकाल के इन दोनों गीतों को सुनिएगा, ये वाकई कमाल के हैं। यहाँ पर मीना कुमारी की एक रुमानी नज़्म का जिक्र करते हैं जिसमें वो लिखती हैं, शरबती रंग से लिखो आंखें और एहसास शराबी होगा, शरबती रंग से लिखो आंखें और एहसास शराबी होगा, चश्मे पैमाने से टपका आंसू कोई बेचारा सवाबी होगा। कमाल आमरोही से तलाक के बाद उनका जो दूसरा निकाह था वो हुआ था अमानुल्लाह खां साहब के साथ। अमानुल्लाह जीनत अमान के पिता थे और मुगल आज़म, पाकीज़ा जैसी फिल्मों के लिए डायलॉग राइटिंग कर रहे थे। हालांकि अमानुल्लाह खां साहब के साथ उनका जो निकाह था वो बहुत लंबे समय तक नहीं चला। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वो कमाल आमरोही साहब के पास गई, लेकिन ये तथ्यात्मक रूप से कहाँ तक सही है ये एक दूसरा सवाल है। मगर हाँ, इंडस्ट्री में 3 लोगों के साथ उनकी दोस्ती जो है उसके बारे में आज भी बात की जाती है। एक थे धर्मेंद्र, दूसरे थे सावन कुमार और तीसरे थे गुलजार। एक बात जो मीना कुमारी को मीना कुमारी बनाती है वो था लिटरेचर को लेकर उनका मिडास टच। वो जिसके भी संपर्क में रही उसमें लिटरेचर, साहित्य, शेर व शायरी जो है कॉमन डिनोमिनेटर रहा। फिर चाहे वो गुलजार हो, धर्मेंद्र हो या फिर सावन कुमार हो। गुलजार साहब की शायरी पर बात करना तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन इसमें धर्मेंद्र और सावन कुमार भी है। धर्मेंद्र को भी शेर व शायरी उन्हें हमेशा बहुत शौक़ रहा है, और सावन कुमार तो आगे चलकर अपने फिल्मों के गीतकार भी खुद ही बन गए थे। यहाँ एक जिक्र आता है कि सावन कुमार जो है मीना कुमारी के साथ गोमती के किनारे इस नाम से एक फिल्म शूट कर रहे थे।
मीना कुमारी उन्हें बेहद एनकरेज करती थी कि जो भी है तुम इतनी चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और उस फिल्म में जो है वो सबसे बड़ी स्टार थी। उसके बाद हालांकि मुमताज भी थी, लेकिन मीना कुमारी थी। तो शेरो शायरी का शौक जो है वो दोनों को था। इस फिल्म का म्यूजिक जो है कंपोज कर रहे थे राहुल देव बर्मन, और सावन कुमार को लगा कि गीतकार के तौर पर मजरू सुल्तानपुरी को ले लिया जाए। एक रेडियो इंटरव्यू में सावन कुमार ने ये बताया था कि वो मजरू साहब के घर गए और उन्होंने कहा कि अंकल आप ये जो गीत हैं वो लिख दीजिए। लेकिन बात कुछ बनी नहीं, क्योंकि शायद फिल्म में 1 या 2 गाने ही थे और जो प्राइस वो चार्ज कर रहे थे वो सावन कुमार जो है वो देने में असमर्थ थे, क्योंकि सावन कुमार की भी ये पहली फिल्म होने वाली थी। तो जब वो मजरूर साहब के घर से लौटे, जब उनकी सीढ़ियों से वो उतर रहे थे, तो वो इतने कोफ्त में थे कि उनके अंदर के शायर ने कहा, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। आगे चलकर सावन कुमार ने इसी मुखड़े के साथ एक पूरा गीत लिखा था जो आज भी बेहद पॉपुलर है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, तेरे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद। यहाँ इस बात पर मीना कुमारी जी की एक गजल बहुत याद आ रही है। वो कुछ यूं है, यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे, बहती हुई ये नदियाँ घुलते हुए किनारे, कोई तो पार उतरे कोई तो पार गुजरे, मस्जिद के जेरे साया बैठे तो थक थका कर बोला हर एक मिनारा तुझसे 1000 गुजरे, तूने भी हमको देखा हमने भी तुझको देखा, तूने भी हमको देखा हमने भी तुझको देखा, तू दिल ही हार गुजरा हम जान हार गुजरे। 1972 में जब पाकीज़ा फिल्म रिलीज हुई तो उसके शुरुआती कलेक्शन बहुत अच्छे नहीं थे। ये भी कहा जा रहा था कि उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, उसके अलग अलग वजह बताई जा रही थी, लेकिन फिल्म अच्छा बिजनेस नहीं कर रही थी। लेकिन उसी दौरान मीना कुमारी, जो कि लंबे समय से बीमार भी चल रही थी, खबर आई कि 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी का इंतकाल हो गया। और ये सुनते ही फिल्म के कलेक्शन रातों रात बढ़ गए। एक स्टेज वो आया जब फिल्म की टिकट्स जो है ब्लैक में खरीदी जा रही थी, इसलिए कि आखिरी बार मीना कुमारी को सेल्यूलॉइड पर देखने का मौका था। ये कितनी अजीब बात है कि जो मीना कुमारी ताजिंदगी अपने परिवार को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करती रही, अपनी मौत पर भी वो ये गिफ्ट देकर गई कि फिल्म के कलेक्शन इस कदर बढ़े कि उन्हें ब्लैक में खरीदा जा रहा था। Everyone was making money, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सबसे ज़्यादा फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स खुश थे। आज ये फिल्म क्लासिक के तौर पर गिनी जाती है, लेकिन जाते जाते मीना कुमारी ने ये इंश्योर किया कि वो जो खाली सीटें थी उस थिएटर की वो भरी रहे और सब मुस्कुराते हुए लौटे। ये थी मीना कुमारी। और उनके जाने के बाद एक अजीब कोइंसिडेंस हुआ। 1973 में जब फिल्म फेयर पुरस्कारों की घोषणा हो रही थी, तो उस जमाने में एक रूल था कि किसी को भी ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। इस लिहाज से पाकीज़ा के जो कंपोज़र थे गुलाम मोहम्मद, उन्हें भी वो पुरस्कार नहीं दिया गया था। लेकिन चूंकि मीना कुमारी जो थी वो लेजेंड थी और पाकीज़ा में उनके काम को आप जाहिर है नज़रअंदाज कर नहीं सकते थे, तो ये तय किया गया कि उन्हें एक स्पेशल पुरस्कार फिल्म फेयर की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। आप देखिए कि 1973 में जब मीना कुमारी को स्पेशल जूरी का पुरस्कार दिया जा रहा था, वो मीना कुमारी जो किसी समय अमान उल्लाह खान साहब की बेगम थी, उसी साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो फिल्म फेयर पुरस्कार था वो जीनत अमान को दिया गया था, जो अमान उल्लाह खान साहब की बेटी थी। कितनी अजीब बात है कि जो मीना कुमारी, जो उनका आखिरी पुरस्कार था, वो जीनत अमान के करियर का पहला पुरस्कार था। और जहाँ तक ये बात कि पाकीज़ा मीना कुमारी की आखिरी फिल्म है, ये बात सही नहीं है। पाकीज़ा मीना कुमारी के जीते जी थिएटर्स में आई उनकी आखिरी फिल्म है।
अगर आप सही मायनों में देखते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद सितंबर 1972 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी, जो सावन कुमार की भी पहली फिल्म थी, वो थी गोमती के किनारे। वो थी मीना कुमारी की सही मायनों में आखिरी फिल्म। और उनके करियर, उनके जीवन के अंत तक आते आते हम उस जगह पर भी आ गए हैं जहां पर मीना कुमारी की लिखी एक गज़ल उनके बहुत सारे शाहकारों में से एक, उसकी चर्चा हम करें और उसे सुने। आइए सुनते हैं। आबला पा कोई इस दश्त में आया होगा, आबला पा यानी पाँव में छाले लेकर। आबला पा कोई इस दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। जर्रे जर्रे पे जड़े होंगे कुंवारे सजदे, एक एक बुत को खुदा उसने बनाया होगा। प्यास जलते हुए कांटों की बुझाई होगी, रिश्ते पानी को हथेली पे सजाया होगा। मिल गया होगा अगर कोई सुनहरी पत्थर, अपना टूटा हुआ दिल याद तो आया होगा। खून के छींटे कहीं पूछ न ले राहों से, खून के छींटे कहीं पूछ न ले राहों से, किसने वीरानी को गुलजार बनाया होगा। आबला पा को इस दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। मीना कुमारी नाज। Lens.in के कारवां पर आज हम बात कर रहे थे महजबी बानो या मीना कुमारी नाज पर। मैं हूं सुदेशना। अगले हफ्ते फिर किसी शायरा, किसी शायर या किसी कवि पर और उनके लिखे हुए पर आपसे बात होगी। इस बीच हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते ही रहेंगे। और हाँ, अगर आपके कोई पसंदीदा शायर हैं या कवि हैं या कविताएं हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अगले हफ्ते तक मैं सुदेशना लेती हूँ कारवां से इजाज़त। नमस्कार।